हेलो मित्रों, चलिए फिर जुड़ जाइए। आज फिर हम 10 क्वेश्चनों की ताबड़तोड़ तैयारी करते हैं वाक्य सहित। तो जो कल का प्रश्न था वो हमने 20 तक कर लिए थे, जिसमें हमने लास्ट प्रश्न किया था कि न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक जो बुक है वो किसने लिखी थी, तो चार्ल्स ई मेरियन ने लिखी थी। अब हम 21वें प्रश्न देखते हैं और 21वां प्रश्न कह रहा है कि व्यवहारवाद की बौद्धिक जो आधारशिला में शामिल है। मैंने आपको बताया था कि एक है व्यवहारवाद, एक है उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद साइंटिफिक है और उत्तर व्यवहारवाद जो है मूल और प्रासंगिकता और कार्यवाही जैसी चीजों पर बल देता है। तो जो व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिला है उसमें क्या क्या शामिल है, तो उसमें एक तो नियमितता है। देखिए, ईस्टर्न ने व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं बताई और उत्तर व्यवहारवाद की भी विशेषताएं बताई, वो हम देख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने नियमितताओं को शामिल किया था, नियम होने चाहिए। व्यवस्थापन को शामिल किया था, शुद्ध विज्ञान को शामिल किया था, लेकिन वियोजन शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्या है, नियमितता, व्यवस्थापन और शुद्ध विज्ञान। इस तरीके से जो आंसर है 1, 2 और 3। अब हम देखते हैं पूरी तरीके से कि व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन ने क्या क्या शामिल किया था। तो जो डेविड ईस्टन थे, जिनका समय 1917 से लेकर 2014 तक है, इनकी एक बुक है कि द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1945। एक बुक मैंने आपको पहले बता दी थी, द पॉलिटिकल सिस्टम वाली, एन इंक्वायरी इनटू द। ठीक है, तो डेविड ईस्टन की जो दूसरी बुक है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1945 का जो लेख है या बुक है, में व्यवहारवाद की इन्होंने कितनी 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 8 बताई थी। तो सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कितनी आधारशिला बताई थी, तो कितनी 8। ठीक है, अब इस 8 जो बताई थी उसमें क्या है, तो सबसे पहले नियमितता है, यानी नियम होते हैं। सत्यापन होता है। देखिए, ये क्या है, व्यवहारवाद क्या है, साइंटिफिक। और साइंस में क्या शामिल होता है, तो इस तरीके से साइंस में नियम शामिल होते हैं। तो नियमितता, सत्यापन, वेरिफिकेशन, साइंस वेरिफिकेशन की बात करता है। प्रविधियां, साइंस में मेथड अप्लाई होते हैं, यानी प्रविधियां। परिमाणन, ठीक है, और मूल्य निरपेक्ष। देखिए, जो सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है मूल्य निरपेक्ष, क्योंकि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो मूल्य सापेक्ष है और जो व्यवहारवाद है वो मूल्य निरपेक्ष है। छठवां था क्रमबद्धता, यानी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जो साइंटिफिक होता है। विशुद्ध विज्ञान, देखिए विशुद्ध मतलब प्योर साइंस। प्योर साइंस बनाने की कोशिश करी थी व्यवहारवाद ने, किसको, तो राजनीति विज्ञान को। ठीक है, तो क्या है, विशुद्ध विज्ञान और है इंटीग्रेशन, जिसे कहते हैं एकीकरण। ठीक है, ईस्टर्न कहते हैं कि ये जो 8 बौद्धिक आधारशिला हैं, जिसके आधार पर समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा किया गया। तो आप इन्हें, ईस्टर्न ने व्यवहारवादी धर्म, बिहेवियरल क्रेडो। ठीक है, तो कोई भी जैसे मकान बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लगेगा, इस तरीके से मानो कि एक जो बेस है, जो जिसके आधार पर क्या बनाया जाएगा, तो राजनीति विज्ञान को क्या बनाया जाएगा, विज्ञान बनाया जाएगा। तो क्या है, 8 है, आपको 8 ध्यान रखना है। द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1945 लेख है, जिसमें पहला है नियमितता, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है प्रविधियां, चौथा है परिमाणन, पांचवा है मूल्य निरपेक्ष, छठवा है क्रमबद्धता, सातवां है विशुद्ध विज्ञान और आठवां है एकीकरण। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद आ रहा है, तो उत्तर व्यवहारवाद में आपको 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो प्रासंगिकता और दूसरा है कार्यवाही, यानी एक्शन। तो रिलेवेंस और एक्शन, दो इसके की टर्म है और मूल्यों पर बल देता है। अब हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा क्या था। तो देखिए, व्यवहारवाद का भी नारा था, उत्तर व्यवहारवाद का भी नारा था। तो पहला है कि असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयकर है। देखिए, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी चीजें आपको आराम से समझा देता हूँ।
वे कह रहे हैं कि असंगत रूप से मतलब आप निश्चित हो, मतलब निश्चित तो हो लेकिन सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से। ठीक है, मतलब आपने मान के चलिए कि आप किसी चीज को लेकर दृढ़ हो लेकिन वो चीज गलत है, तो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा आप स्पष्ट होना चाहिए। कैसा? स्पष्ट होना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। लेकिन दूसरा भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। वो कह रहा है कि अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अस्पष्ट है, उससे बढ़िया है कि वो गलत हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अस्पष्ट में क्या होती है, एक समस्या होती है, गलत में कोई समस्या नहीं होती। चलिए, तो इसमें पहला सही है केवल। ठीक है, पहला किसकी? तो वो उत्तर व्यवहारवाद के परिप्रेक्ष्य में सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है। तो जिस प्रकार डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कितनी 8 जो विशेषताएं बताई थी, उसी प्रकार उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, तो देखिए, डेविड ईस्टन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के प्रतिपादक हैं। व्यवहारवाद की इन्होंने 8 विशेषताएं बताई जो हमने अभी देखी थी, जो मूल निरपेक्ष, नियमितताएं, प्रबुद्धीकरण, एकीकरण। और जो 7 विशेषताएं किसकी बताई थी, तो उत्तर व्यवहारवाद की, जिनमें से कुछ विशेषताएं हम इस प्रकार दे सकते हैं। इन्होंने कहा था कि तकनीकी की बजाय विषय वस्तु प्राथमिकता है। देखिए, तकनीक व्यवहारवाद पर बल दिया था, तकनीक में, या फिर व्यवहारवाद में तकनीक पर बल दिया था। और विषय वस्तु प्राथमिक है मतलब उत्तर व्यवहारवाद पर बल। व्यवहारवाद का प्रमुख नारा था कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। किसका नारा? देखिए, जो दूसरा ऑप्शन था वो व्यवहारवाद का था। व्यवहारवाद कह रहा है कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों ने यह नारा दिया कि अप्रासंगिक से अस्पष्ट होना श्रेयस्कर है। तो देखिए, इसका एक की टर्म है प्रासंगिकता, तो अप्रासंगिकता इसमें नहीं आएगा, से अस्पष्ट होना श्रेयस्कर है। ठीक है, लेकिन प्रासंगिक होना चाहिए। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया और सामाजिक यथास्थिति पर नहीं, मतलब इस सोशल स्टेटिक पर नहीं, सोशल चेंज पर बल दे रहे हैं। मतलब समाज के कल्याण पर और समाज की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, इन्होंने राजनीति विज्ञान में मूल्यों को पुनर्स्थापित किया था, जो व्यवहारवाद नहीं कर पाया था। और राजनीतिक विज्ञानों का बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व है और राजनीतिक वैज्ञानिकों को भी नागरिक मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, मतलब मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि दिए जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो डेविड ईस्टन ने निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख किया है? तो जेम्स ब्राइस। अब क्या है हम देखते हैं। तो जो डेविड ईस्टन थे, जो प्रतिपादक हैं व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ने ब्राइस के दृष्टिकोण को मात्र तथ्यवाद या तथ्यों की निष्प्रयोज्यता कहकर उसकी आलोचना की थी। जो जेम्स ब्राइस हैं वो सस्तावादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो जेम्स ब्राइस सस्तावादी दृष्टिकोण, यानी सस्तावादी जो दृष्टिकोण है उसके प्रतिपादक माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं। सस्तावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों और संस्थाओं का अध्ययन किया गया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जेम्स ब्राइस, लॉविन, ओस्टोगोरस्की ने संस्थावादी दृष्टिकोण की विषय वस्तु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, जब शुरू शुरू में लोक प्रशासन या राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया था, तो संस्थावादी, इतिहासवादी, दार्शनिक जी उपागम थे। इन उपागमों में पश्चिमी देशों की शासन प्रणाली का अध्ययन किया गया था। पश्चिमी देशों के कार्यों को, शासन प्रणाली के कार्यों को देखा गया था। बट जब परंपरा से हटकर आधुनिक उपागम आए, तो उसमें खाली सत्तावादी दृष्टिकोण पर नहीं, बल्कि जो विकासशील देश हैं जैसे इंडिया, चाइना आदि की जो सत्ता प्रणाली है, संस्थात्मक जो संस्थान है, उनको अध्ययन के केंद्र में रखा गया। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न
24वां कि आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है। देखिए डेविड ईस्टन बहुत इंपोर्टेंट है थ्योरी में। तो प्रशस्तावादी चार्ल्स एच मैकिलेवन, तो ये तो सही है। अंतरक्रियावादी एलन है, ये भी ठीक है। भौतिकतावादी डनिंग, ये भी सही है। मूल्यवादी सेवाएं, ये तो गलत है। अब हम देखते हैं कैसे। तो ईस्टन ने के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत इतिहासवादी अर्थात ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। ठीक है, ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। क्या? राजनीतिक सिद्धांत। देखिए मैंने बताया था जो ऐतिहासिक उपागम है जी, परंपरावादी उपागम, यह समकालीन समस्याओं के समाधान ढूंढने में असफल रहा क्योंकि केंद्रित था पश्चिमी देशों पर, पश्चिमी शासन प्रणालियों पर। अतः इसकी निर्माणकारी भूमिका समाप्त हो चुकी है। ईस्टन ने इतिहासवादी राजनीतिक लेखन को 4 भागों में विभाजित किया था। आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा जो वर्णित युग में है वो इस तरीके से सही है। तो जो सस्तावादी था उसमें चार्ल्स एच मैकिलवेन और कार्लिल। अंतरक्रियावादी था उसमें एलन थे। भौतिकतावादी में डनिंग और सेवाइन थे। और मूल्यवादी में ईडी लिंडसे थे। एक बार और देख लीजिए इनको। तो देखिए जो संस्थावादी है उसका प्रतिपादक चार्ल्स एच मैकिवेलन कार्लिल, और जो अंतःक्रियावादी है उसका एलन है। जो भौतिकतावादी है उसका डनिंग या सेवाइन है। और जो मूल्यवादी है उसका ईडी लिंडसे। ठीक है, तो इस तरीके से 4 प्रतिपादक थे। अब जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में हमें विचार करना है। ठीक है, तो जो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत है वो प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। ठीक है, तो शास्त्रीय जो सिद्धांत है वो परंपरावादी था। यहाँ पे सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, ये सब यूनानी विचारक थे। उन्हीं के संदर्भ में या उन्होंने इनको प्रतिपादन किया था और लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक, जैसे हम कहते हैं 1805 या 10 तक जारी रहा। ठीक है, तो इस तरीके से सही है। दूसरा है कि जो आधुनिक राजनीतिक जो सिद्धांत है अपने आप में संस्थात्मक, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, एम्पेरिकल, व्यवहारिक, मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। जब आप देखेंगे तो 1800 के बाद विभिन्न विचारधाराएं सामने आती हैं, चाहे वो उदारवाद है, मार्क्सवाद है, और साम्यवाद जो मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इस तरीके से दोनों सही है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तो मेनली इसमें बताया गया है कि जो एक तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, एक है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, अब हम आंसर देख लेते हैं इसका। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है एक ऐसा दिशा सूचक या मार्गदर्शक यंत्र की तरह होता है जो राजनीतिक क्षेत्र के से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे समय और श्रम की बचत करता है। राजनीतिक सिद्धांत की 2 धारा है, एक तो जो आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा है अनुभवात्मक अनुभवमूलक राजनीतिक सिद्धांत। जो आदर्शात्मक आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत, देखिए बोलने में कितना कठिनाई कर रहा है, को शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं जो परंपरावादी है। इसके अंतर्गत मूल्यों पर जोर दिया जाता है। जो शास्त्रीय सिद्धांत है इसके अंतर्गत सिद्धांतकार पहले मस्तिष्क में किसी चीज की कल्पना करते हैं, तत्पश्चात उसे व्यवहारिकता के धरातल पर चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। जब आप देखोगे प्लेटो ने एक आदर्श राजा की कल्पना की थी, तो पहले वो माइंड में लेके आया था विचार को, गुफा वाला सिद्धांत, कहीं प्रैक्टिकल नहीं था। ठीक है, दूसरा जो अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत है वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत
जो आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत इसे हम शामिल करते हैं, एम्पेरिकल है। सिद्धांतकार व्यवहारिक राजनीति से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करता है, तत्पश्चात निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करता है। शास्त्रीय जो सिद्धांत है वो मूल्यों पर जोर देता है। जो पहले वाला मूल्य मतलब प्लेटो मान के चलो, आप अरस्तु मान के चलो, इसका आशय है नहीं है कि इसके अंतर्गत तथ्यों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं है, मतलब तथ्य और मूल्य, लेकिन मूल्य ज्यादा सर्वोपरि, बल्कि इसमें तथ्यात्मक अध्ययन नाम मात्र का होता है, जो अपन व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद देख रहे थे ना, उस तरीके से। अब जो अगला प्रश्न है कि किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, मतलब ये कह रहा है कि जो राजनीति है वो संभव की कला, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, तो ये बिस्मार्क ने करी थी। बिस्मार्क को आप जानती हैं, कौन थे बताइए, जर्मनी में थे या फिर इटली में थे, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में दी। देखिए बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता था, जहाँ पे हिटलर पैदा हुआ था, ठीक है। वैसे ही जर्मनी और इटली यूरोप के केंद्र नहीं थे, यहाँ पे अच्छे अच्छे शासक पैदा हुए थे, भले बाद में इन पे कुछ समार लगे थे, लेकिन थे तो अच्छे। राजनीतिक शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीच बीच, यानी जी कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो कहीं ना कहीं इतिहास और राजनीति के बीचों बीच है। अतीत वर्तमान, अतीत मतलब इतिहास, वर्तमान में राजनीति। तो एक कथन है जेम्स ब्राइस का। तो जो राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच है कथन जेम्स ब्राइस का। आप देखेंगे कि आज की जो राजनीति है वो कल का इतिहास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से, मतलब जो अर्थशास्त्र है उसमें वस्तु और आर्थिक साधनों पर बल दिया जाता है, जबकि जो राजनीति शास्त्र में लोगों पर बल दिया जाता है। एक का लेना कीमतों से, मतलब अर्थशास्त्र का लेना कीमतों से और दूसरे का मूल्यों से, यानी लोग। इसमें देखिए केंद्र में, सेंटर में कौन होते हैं, व्यक्ति होते हैं राजनीति शास्त्र में, व्यक्ति, संस्थाएं, तो संस्था में भी तो व्यक्ति हैं, तो मूल्य तो व्यक्ति होते हैं केंद्र में, ठीक है। अभी कथन किसका है, तो आर एन गिलक्रास्ट का है, तो आपको रटना नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र वस्तुओं से, एक कीमतों से संबंधित है, राजनीति शास्त्र मूल्यों से, एक का लेना कीमतों से, दूसरे वस्तुओं से, तो आर एन गिलक्रास्ट, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से, एक का लेना कीमतों से और दूसरों का मूल्यों से, यह कथन आर एन गिलक्रास्ट का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जिन जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरीके से राजनीति विज्ञान भी उसी का अंग है। जो राज्य के आधारभूत तत्व, देखिए आप जानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है लगभग राज्य के केंद्र में, राज्य को केंद्र मानकर चलता है, तो आधारभूत तत्वों या शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। परिभाषा किसने दी थी, तो परिभाषा पॉल जेनेट की। क्या परिभाषा है, तो पॉल जेनेट ने कहा था कि जो नीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, तो राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में वे इमैनुअल कांट से प्रभावित थे। आप बताएंगे तो जो कांट है वो शांति के समर्थक हैं, ठीक है, लोकतंत्र के समर्थक हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो ला फीमेल, स्टोरी डी ला साइंस पॉलिटिक्स, फिलोसफी डी ला रेवोल्यूशन फ्रैंकेस, आपको याद नहीं रखनी है, बहुत आती नहीं है, ठीक है। इनकी ज्यादा नहीं पूछते हैं, पूछेंगे उसकी मैं बता दूंगा आपको, ठीक। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन थे, तो इसमें मिल्टन फ्रीडमैन थे, ठीक है। देखिए शिकागो विचारधारा के सर्वाधिक प्रतिपादक कौन है, तो मिल्टन फ्रीडमैन है। अब हम देखते हैं क्या है, तो जो शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन नवशास्त्रीय आर्थिक विचारों का संकाय है, जो शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। जो मिल्टन फ्रीडमैन है और जॉर्ज स्टिगलर
को शिकागो स्कूल का प्रमुख विद्वान माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि एक तो मिल्टन फ्रीडमैन, दूसरा जॉर्ज स्टिगलर, मिल्टन फ्रीडमैन और जॉर्ज स्टिगलर, ठीक है। शिकागो मैक्रो इकोनॉमिक्स सिद्धांत ने 1970 के दशक के मध्य तक मुद्रावाद के पक्ष में केन्सियनवाद को खारिज कर दिया था, ठीक है। मतलब जो केन्सियनवाद चल रहा था, मुद्रावाद, मतलब अब 1970 के बाद में आप देखोगे तो नवोदारीकरण, तो मुद्रावाद नवोदारीकरण पर बल देता है, और जो केन्सियनवाद था वो उसने वेलफेयर की बात करी थी। तो ये सब टर्मिनोलॉजी अर्थव्यवस्था में आती है। जब आप उदारवाद देखोगे तो उदारवाद में आपको देखोगे सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद आता है, ठीक है, जहाँ पे नकारात्मक उदारवाद आता है, ठीक है। फिर सकारात्मक उदारवाद आता है, नकारात्मक हस्तक्षेप पर बल दिया था, सकारात्मक कल्याणकारी राज्य की बात करी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से, और अब तो स्वेच्छातंत्रवाद, ठीक है, एगलिटेरियन की बात करिए जहाँ पे राज्य की मेनली गिने चुने कार्य करेगा। तो चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, वो हम शुरू से करते आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला जो हमने प्रश्न देखा था वो देखा था कि व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिला है उनमें नियमितता है, व्यवस्थापन और शुद्ध विज्ञान, वियोजन शामिल नहीं है, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद ने कहा था कि असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना है क्या श्रेयस्कर है, ठीक है। अगला जो प्रश्न था 23वां, वो था कि डेविड ईस्टन ने तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख के रूप में किसकी आलोचना की है, तो जेम्स ब्राइस की। इसमें जो संस्थावादी है उसके चार्ल्स एच मैकल बेन, अंतःक्रियावादी के एलेन, भौतिकतावादी के डनिंग है, मूल्यवादी के सेवन नहीं है, ठीक है। मूल्यवादी के कौन है, एडी लिंड से। इसके बाद हमने देखा था कि जो शास्त्रीय सिद्धांत यूनानी है, सुकरात, प्लेटो, यूनान और मूल्य। आधुनिक राजनीति सिद्धांत मार्क्सवादी वैज्ञानिक साइंटिफिक है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि किसने राजनीति संभव की कला के रूप में परिभाषा, तो बिस्मार्क ने दी थी। बिस्मार्क कहाँ के थे, तो बिस्मार्क जर्मनी के, ठीक है। इसके बाद हमने 28वां प्रश्न देखा था कि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि वस्तु और कीमतें होती हैं, राजनीति शास्त्र में मूल्य और लोग होते हैं, तो R.N. गिलक्रास्ट। जो 29वां प्रश्न था उसमें हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का अंग है, और ये लगभग राज्य को केंद्र में रखता है। ये पॉल जेनेट का कथन था, ठीक है। और शिकागो विचारधारा के जो सर्वाधिक प्रमुख हैं वो मिल्टन फ्राइडमैन है, मिल्टन फ्राइडमैन और जॉर्ज स्टिगलर। कौन, तो जॉर्ज स्टिगलर को प्रमुख विद्वान माना जाता है। इस तरीके से आज का हम यहीं पे एंड करते हैं। और आपको ये क्लास अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, या लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और ये बताएं इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, देखिए कमेंट करके जरूर बताइए, और मुझे लग रहा है कि मैं और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा पाऊंगा अगर आप बता दें तो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।